हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास लेसन नंबर 7 क्लास 10th का विज्ञान का 7वां लेसन, जिसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी और बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमें इस लेसन नंबर 7 के नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका नाम है, इसके एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के पाठगत प्रश्न करने हैं और एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न करने हैं, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी किसी चैप्टर को आप थ्योरी में कंप्लीट पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी जरूर कर लेनी चाहिए और एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें भी जरूर याद करके जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है। अब इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको यदि साइंस का पूरा सिलेबस करना है, क्लास 10th में हो या फिर आप क्लास 11 12th में हो और आपको केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करना है, तो आपको चैनल के होम पेज पर जाकर पढ़ना चाहिए या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर जिस भी चैप्टर को, जिस भी यूनिट को आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर या यूनिट को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, जिससे आप एक एक टॉपिक को पढ़ते चले जाओ और कोई भी टॉपिक आपका ना छूट पाए। ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। टेलीग्राम ऐप में हमारा चैनल है KMD सहारनपुर, जिसे आप सर्च कर सकते हो, वहां से आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बुक में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? पता है ना आपको क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया की तो स्पीड बहुत फास्ट होती है, किसी ने पिन चुबा दी तो आपका हाथ एकदम पीछे हट जाएगा, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी ये कंट्रोल होती है मेरु रज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से। और टहलना तो आपके मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, मन करा तो आप टहलोगे, नहीं मन कर रहा तो नहीं टहलने के। यानी ऐच्छिक क्रिया है टहलना और प्रतिवर्ती क्रिया है अनैच्छिक क्रिया। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया एक तीव्र अनैच्छिक क्रिया है जो मेरु रज्जु द्वारा संपादित होती है। समझ में आई ना ये बात? पढ़ा रखा है ना। जबकि टहलना प्रमस्तिष्क और मेरु रज्जु के नियंत्रण में ऐच्छिक यानी सोच समझकर की गई क्रिया है। तो टहलने में तो आप सोच समझ के टहलोगे, मन कर रहा तो टहलना है, नहीं मन कर रहा तो नहीं टहलना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के मध्य अंतर्गर्थन यानी सिनेप्स में क्या होता है? भाई सिनेप्स में क्या होगा? मान लो एक तंत्रिका कोशिका से कोई सूचना आ रही, कोई आवेग आ रहा, तो वो क्या करेगा कि जब जोड़ है ना, जोड़ को ही तो कहते हैं सिनेप्स। अंतर्गर्थन का मतलब जोड़ या सिनेप्स। तो जब मान लो इस तंत्रिका कोशिका से कोई सूचना आ रही इस तरीके से, और वो यहाँ इस जोड़ सिनेप्स में से जब होके गुजरेगी, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ तो कोई सूचना आ रही थी और इधर कोई सी पहुंच गई। ये सूचनाएं ऐसे पहुंचती हैं जैसे बिजली के तार में करंट चलता है। तो जहां जोड़ होगा, सिनेप्स होगा, वहां एक केमिकल रिलीज होगा, रासायनिक पदार्थ, और वो रासायनिक पदार्थ इसकी चालकता को इतनी बढ़ा देगा कि जो सूचना इस वाली तंत्रिका में थी ना, वही सूचना अगली तंत्रिका में जानी है, उसका संदेश, उसकी सूचना, उसका आवेग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और वो केमिकल रिलीज होने के कारण ही होता है, जोड़ में केमिकल रिलीज होना। देखो उत्तर देखो, अंतर्गर्थन पर यानी सिनेप्सिस पर विद्युत तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग कुछ रसायन के स्रावण को प्रेरित करता है, यानी कुछ केमिकल निकलता है वहां। ये रसायन सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका में संवेदना समान प्रकार का तंत्रिका आवेग उत्पन्न करते हैं। यानी जो पीछे से सूचना आई, बिल्कुल उसी सूचना को फॉरवर्ड करेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। प्रश्न संख्या 3, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो तीसरे क्वेश्चन में कहा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब शरीर की स्थिति और बैलेंस कौन सा भाग बनाता है? ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क। ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फोर्थ क्वेश्चन। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? भाई अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, पता ही है आपको। देखो, अगरबत्ती की गंध का पता अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम द्वारा लगाया जाता है। यहां गंध की संवेदना के लिए अलग संवेदी केंद्र होता है, जहां नाक से विद्युत आवेग के रूप में सूचना प्राप्त होती है। बस आपको ध्यान रखना कि जो अगरबत्ती की गंध है या कोई सुगंध है या कोई दुर्गंध है या तो कोई खुशबू है या कोई बदबू है, वे सब अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम द्वारा ही पता चलती हैं, क्योंकि वहां गंध के लिए एक सेंटर होता है। पांचवें क्वेश्चन को देखो। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? देखो मैं बताता हूं, वैसे प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई खास भूमिका नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया में भूमिका है आपके मेरुरज्जु की, स्पाइनल कॉर्ड की। आपको पिन किसी ने चुभाई तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे, ये जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी, उसने आदेश कर दिया था। पर उसके बाद सूचना मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क में सोच विचार करते हैं कि हाँ ये सही हुआ या गलत हुआ। यदि ये गलत हुआ तो मस्तिष्क कहता है कि ऐसा करो ऐसा ना करो। इसमें लगता है थोड़ा टाइम। मस्तिष्क जो भी डिसीजन देगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और स्पाइनल कॉर्ड जो डिसीजन लेगा वो तुरंत दान महाकल्याण है, एकदम ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, एक सेकंड के छोटे से हिस्से में। चलो देखो, शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाली तंत्रिकाएं आकर मेरुरज्जु में मिलती हैं, जहां प्रतिवर्ती चाप बनता है। किसी संवेदना के प्रति अनुक्रिया की सूचना बाद में मस्तिष्क को दे दी जाती है, जहां उसका पुनः विश्लेषण होता है। यानी मस्तिष्क क्या करता है, बाद में पहुंची सूचना, वहां तो काम सारा निपट ही गया था, जो होना था वो तो हो ही गया, स्पाइनल कॉर्ड ने कर दिया, जो कुछ करना था मेरुरज्जु ने कर दिया। पर सूचना बाद में जाती है जरूर मस्तिष्क में, जी हमने ऐसा करा कि ठीक करा है गलत करा यूं बताओ आप। तो मस्तिष्क ज्यादातर कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड ने करा तो ठीक ही करा होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि गलत हुआ। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन क्या है? सबको पता है क्या है? क्या है? पौधे के विभिन्न भागों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं अन्य गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। वे होते हैं पादप हार्मोन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? भाई प्रकाश की ओर प्ररोह जिसे शूट कहते हो आप, वो तो खिड़की की तरफ को गमला ज्यादा वृद्धि कर रहा था, गमले में लगा हुआ पौधा खिड़की की तरफ जहां प्रकाश आ रहा था ज्यादा वहीं तो कर रहा था वृद्धि। पर छुई मुई के पत्ती को टच करोगे एकदम मुरझा जाएगी ना, दोनों में अंतर तो है ही। देखो क्या अंतर है। छुई मुई पादप की गति आकुंचन गति है, जो उद्दीपन की दिशा से प्रभावित नहीं होती, जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन गति है, जिस पर प्रकाश उद्दीपन की दिशा का प्रभाव पड़ता है और गति प्रकाश की ओर होती है। दोनों में अंतर है, एक तो आकुंचन गति है और एक है प्रकाशानुवर्तन। आठवें क्वेश्चन को देखो। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। भाई ऑक्सिन का दे दो और जिब्रेलिन का ले दो आप, ये दोनों वृद्धि हार्मोन है। 9वां क्वेश्चन देखो। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायता करता है? ऑक्सिन सहायता करता है, किस प्रकार करता है? देखो मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। मान लो आपके पास एक सहारा है, ये तो है हमारे पास कोई सहारा, यानी एक पेड़ का तना है, ठीक है, ये एक पेड़ का तना है, और हमारा प्रतान का मतलब ऊपर की तरफ को चढ़ने वाला, जैसे बेल होती है, बेल यहां से चढ़ना शुरू करा बेल ने और यहां गई, तो प्रतान क्या करेगा, इसे टच करेगा बेल को। प्रतान का मतलब समझ रहे आप, जो स्प्रिंग से निकले होते हैं बेल में जो चिपकते हैं, तो जैसे ही यहाँ प्रतान टकराएगा तो बेल को पता चल जाएगा कि मुझे इस तरफ वृद्धि नहीं करनी, तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी इधर तो वो टकराया प्रतान, इसका अपोजिट इधर है, तो इधर ऑक्सिन की संख्या, ऑक्सिन की मात्रा बढ़ेगी और फिर पौधा इस तरफ को वृद्धि करेगा, इस तरफ को वृद्धि करता 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 फिर टकराएगा,
तो इस तरह वो चारों तरफ को घूमता हुआ चलेगा, इस पे ऐसे चढ़ेगा ना, वो बेल इस तरह चढ़ जाएगी। तो प्रतान जब होस्ट पर टकराता है तो वहां पता चल जाता है कि भाई अब यहाँ वृद्धि करने की जगह नहीं है, वृद्धि हमें दूसरी जगह करनी पड़ेगी, और दूसरी जगह वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, वो दूसरी जगह अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन ज्यादा प्रभावित होता है, कार्य करता है, और दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से वृद्धि करता है आपका बेल। देखो, प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। प्रतान जैसे ही किसी स्पर्श के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन दूसरी ओर विसरित हो जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन फैल जाता है, जिससे उस ओर की कोशिकाएं अधिक लंबी होने लगती हैं और प्रतान विपरीत दिशा में मुड़ता है। टकराने के बाद उस दिशा में तो मुड़ ही नहीं सकता, उसे पता चल गया। इस प्रकार वह सहारे के चारों ओर लिपटकर पौधे को सहारा देता है। समझ में आई ना बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें हमें बिल्कुल एग्जाम में पक्का करके बैठना चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखो, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। मैं बताता हूं प्रयोग क्या है। जलानुवर्तन, एक काम करो आप, जलानुवर्तन दिखाने के लिए आप सबसे पहले एक काम करो कि यहाँ ये तो हमारा समतल है और इसमें नीचे मिट्टी है, यहाँ ये सारी मिट्टी है, इधर तो हमारी मिट्टी है सूखी, इधर तो सूखी मिट्टी है, ठीक है, और इधर है गीली मिट्टी। जलानुवर्तन दिखाना है हमें कि जल की दिशा में किस तरह पौधे के भाग गति करते हैं। और इसमें आप अब एक काम करो कि इसमें आप बीज, यहाँ सूखी की तरफ बीज डाल दो यहाँ। तो जब आपने इस मिट्टी में बीज डाल रहे सूखी की तरफ, चलो एक मिनट रुको जरा, हमने बीज डाल दिए, मान लो चलो एक ही बीज की बात करेंगे हमने बीज डाल दिए। तो जब आप बीज डाल लोगे तो बीज में सबसे पहले क्या होगा, अंकुरित होगा तो मूल रोम निकलेगा नीचे की तरफ, जिसे कहते हो मूलांकुर, सॉरी मूलांकुर निकलेगा। और मूलांकुर पहले तो चलेगा धरती के केंद्र की तरफ ऐसे, जब उसे एहसास होगा कि इधर पानी है, इस तरफ पानी है, तो वो मूलांकुर पे बढ़ते बढ़ते इधर को बढ़ेगा। इसे कहते हैं जल की तरफ को मूलांकुर ने वृद्धि करी, जड़ इसकी जिधर से मिट्टी गिर लिया उसकी तरफ को चलेगी। इसे कहते हैं जलानुवर्तन। क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। ध्यान रखोगे, जलानुवर्तन समझ में आया आपके? देखो क्या है इसमें, जलानुवर्तन प्रदर्शित करने के लिए बीजों के अंकुरण एक ऐसी भूमि में करवाते हैं जिसे एक तरफ नम रखते हैं तथा दूसरी तरफ सूखी। मूलांकुर पहले तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हुए नीचे की ओर गति करते हैं, परंतु जल्दी ही गीली जमीन की ओर मुड़ने लगते हैं। यह धनात्मक जलानुवर्तन गति को प्रदर्शित करता है। इसे कहते हैं धनात्मक जलानुवर्तन। यानी पहले तो वह धरती में गहराई में जा रहा था मूलांकुर, और फिर पानी की तरफ को चलने लग गया। पानी की तरफ को चलने को ही तो कहते हैं जलानुवर्तन। 11वां क्वेश्चन, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? सबको पता है जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा होगा और हार्मोन्स द्वारा होगा। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, के द्वारा होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। अब ये नया शब्द है पुनर्भरण क्रियाविधि, जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी यदि हार्मोन ज्यादा मात्रा में है ना कहीं, तो ग्रंथि को अपने आप पता चल जाता है कि भाई शरीर में ज्यादा मात्रा में अब थोड़ा थोड़ा निकाल लो। और यदि हार्मोन है कम मात्रा में, तो पता चल गया कि खून में हार्मोन की मात्रा कम है, तो ज्यादा निकाल लो हार्मोन। तो ग्रंथि शरीर में हार्मोन की मात्रा के आधार पर स्रावित करती है, सिक्रीट करती है हार्मोन, ठीक है। और वैसे यहां तंत्रिका तंत्र का भी जिक्र आप कर सकते हो। तंत्रिका तंत्र भी कंट्रोल, नियंत्रण करता है हमारे शरीर पर। 12वां क्वेश्चन देखो क्या है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? सबको पता है
यदि आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग नहीं करोगे तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, ये जैसे अवटू भी कहते हैं, अवटू, वो फूल जाएगी, सूजन हो जाएगी उसमें, और स्वेलिंग होने से गला फूल जाएगा, जिसे कहते हैं घेंगा। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन अवटू ग्रंथि को, अवटू ग्रंथि माने थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखना कभी हिंदी के शब्दों से परेशान हो जाओ। अवटू ग्रंथि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय हेतु थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है के लिए आवश्यक है। यानी आयोडीन जरूरी है थायराइड ग्रंथि के लिए। यह हार्मोन संतुलित वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी फूली हुई गर्दन हो जाता है। चलो 13वां क्वेश्चन देखो। जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? ये तो हमने बहुविकल्पीय में भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एड्रीनलिन सीधे रक्त में स्रावित होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर प्रवाह के साथ फैलता है। यह मुख्य रूप से हृदय पर प्रभाव डालता है, जिससे हृदय तेजी से धड़कने लगता है और पेशियों में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचना शुरू करता है, जिससे पेशियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ये पेशियां शरीर की विभिन्न क्रियाविधियों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी सभी अंगों में, मांसपेशियों में, मसल्स में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? पता है क्यों की जाती है? इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि की अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, कम निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, जिससे रक्त शर्करा बढ़ जाती है। क्योंकि इंसुलिन का काम है जो खून का अतिरिक्त ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दें। इससे शरीर पर घातक परिणाम होते हैं, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी की रक्त शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। जो शुगर का पेशेंट है, शुगर कह दो, मधुमेह कह दो, ठीक है, डायबिटीज कह दो, बहुत सारे नाम है इसके, शुगर, मधुमेह, डायबिटीज। जो भी पेशेंट शुगर, मधुमेह या डायबिटीज का है उसके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा होती है और वो शुगर फिर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है, यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है। ठीक है ना? तो ये तो थे पाठगत प्रश्न। अब हम इसकी बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न, यानी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। चलो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताओ कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, या जुड़ने को, जोड़ को कहते हैं सिनेप्सिस। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये सभी। तो सही उत्तर है डी। मतलब मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। सारे काम तो मस्तिष्क से ही होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ग्राही का कार्य, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार के कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। मतलब ग्राही जब सही काम नहीं करता तो पता क्या होता है कि खाना खाया नहीं और मुंह में से लार निकलनी शुरू होगी, तो ग्राही सही नहीं काम कर रहा। ठीक है, देखो वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करना ग्राही अंगों का मुख्य कार्य होता है। ये ग्राही हमारे संवेदी अंगों में स्थित होते हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे, जैसे भूखे व्यक्ति के मुंह में पानी का आना। व्यक्ति भूखा है, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। घुटने के प्रतिक्षेप आदि,
घुटने का मुड़ जाना अजीब तरीके से, जो कि तुरंत मेरु रज्जु द्वारा होती हैं, तब मस्तिष्क द्वारा संपादित होने में काफी समय लग जाएगा, जिससे कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। समझ रहे ना आप? तो यदि मस्तिष्क कंट्रोल करेगा ना इन चीजों को तो बहुत टाइम लग जाएगा, उससे दुर्घटना हो जाएगी, पक्की बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम आपके सामने आएंगी या हमारे सामने आती हैं जिसमें हमारे जो ग्राही हैं वो सही काम नहीं करते हैं। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये तो आपको चित्र बनाना है, मैंने बनवा रखा है चित्र आपको। 6वां क्वेश्चन, पौधों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाशानुवर्तन मैंने आपको समझा रखा है, गमले में पौधा लगाया था, खिड़की के पास लगाया था। देखो, दिशिक या अनुवर्तन गति, जो प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव में प्रकाश की ओर अथवा उसके विपरीत होती हैं, उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, जबकि जड़ें प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती हैं। तो जो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है वो तो प्ररोह दिखाता है, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश से दूर गति करना या वृद्धि करना वो जड़ें दिखाती हैं। 7वां क्वेश्चन, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आवागमन में व्यवधान होगा? यदि मेरु रज्जु में चोट लग गई स्पाइनल कॉर्ड में तो क्या क्या होगा भाई? प्रतिवर्ती क्रियाएं तो सारी खत्म हो जाएंगी। सभी संकेत जो मस्तिष्क से दूर या मस्तिष्क की ओर मेरु रज्जु से होकर चलते हैं, उनके आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होगा, पक्की बात है। नंबर 2, प्रतिवर्ती क्रिया संपादित नहीं होंगी। जिसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई उसका रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके कोई पिन चुभाएगा तो वो हाथ नहीं हटाने का एकदम। उसके मच्छर, भीड़, ततैया कुछ भी काटता रहे कुछ नहीं होगा उसके, वो एकदम हाथ नहीं हटाएगा अपना। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पता है आपको, हार्मोन से होता है। पौधों की विशेष कोशिकाओं द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन वृद्धि व विकास तथा बाह्य वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन तो हमने पढ़ रखे हैं ना, पादप हार्मोन, ठीक है, पढ़ाए थे पादप हार्मोन आपको, प्लांट हार्मोन्स कई तरह के, ये रासायनिक समन्वय का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? देखो, नियंत्रण और समन्वय की क्या जरूरत है किसी जीव को? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शरीर के आंतरिक अंगों, हृदय, आहारनाल, फेफड़े, वृक्कों आदि की क्रियाओं को समुचित रूप से करने तथा उनका आपस में तालमेल यानी सामंजस्य बनाने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। 10वां क्वेश्चन देखो, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, इधर तो हमने ली अनैच्छिक क्रियाएं और इधर लिखी हमने प्रतिवर्ती क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया नंबर 1, वे क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा अनुसार सोच विचार कर नहीं कर पाते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, हृदय स्पंदन एक अनैच्छिक क्रिया है। और प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होगी, अचानक किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क संबद्ध नहीं होता, मस्तिष्क से कोई मतलब नहीं है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म प्लेट छू जाने पर अचानक हाथ का पीछे हटना। ठीक है, दूसरा देखो अंतर, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं और यहां लिखा हुआ प्रतिवर्ती क्रियाएं केवल मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। यहां मतलब केवल मेरु रज्जु से और किसी से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कॉन्ट्रास्ट कीजिए।
जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन का कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट करना। देखो, तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों के नियंत्रण तथा परस्पर समन्वय के लिए विद्युत आवेगों का प्रयोग करती हैं, जो द्रुत गति से होने वाली क्रिया है। भाई तंत्रिकाएं तो बहुत तेजी से काम करती हैं। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, जिसका एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब जो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल हमारे पूरे शरीर में है वो इस तरह है जैसे हमारे घर में बिजली की फिटिंग का जाल है। बहुत तेजी से काम करती हैं, इनका बहुत फास्ट एक्शन है, 1 सेकंड से भी बहुत छोटे से टाइम में काम कर जाती हैं। और हार्मोन को इतना जल्दी काम कर रहे। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में रक्त में स्रावित होकर लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उनकी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। ये मतलब दोनों का काम अलग अलग है। 12वां क्वेश्चन देखो, छुई मुई पादप में गति हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? भाई छुई मुई की गति कुछ और है, टांग की गति कुछ और है। वो तो मस्तिष्क से कंट्रोल हो रही टांग की गति। तो छुई मुई के पादप में पत्तियां अपने आधार में भरे जल की मात्रा बदलकर सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, मस्तिष्क द्वारा हमारी टांगों की पेशियों को विद्युत आवेग द्वारा आदेश भेजे जाते हैं, जो पेशियों को सिकुड़ने तथा फैलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पेशियों को सिकुड़ना और फैलना है पैर की टांगों की चलने के लिए, वो तो मस्तिष्क से कंट्रोल हो रहा। और छुई मुई की गति जो है, छुई मुई के पौधे को हाथ लगाओगे सिकुड़ जाता है ना वो, तो वो तो जल की मात्रा उसमें खत्म हो जाता है, पानी जहां टच करा वहां से पानी सारा भाग जाएगा एकदम। वो एक तरह की प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है उसका, वो संवेदनशीलता है। ठीक है ना। तो बस ये हमारा चैप्टर थ्योरी में भी कंप्लीट हो गया, नियंत्रण और समन्वय। और हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे कर लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, और एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी के पाठ्य नीति भी कर ली और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कर ली। बस बेटे मैं बार बार एक बात को कहता हूं और आज भी मैं कहूंगा कि आपको मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहने चाहिए यदि आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। और यदि केवल टाइम पास करना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम तो पास हो ही रहा। धरती पे जिसने जन्म ले लिया उसकी खाने की व्यवस्था तो ऊपर वाले ने करके भेजी, चाहे वो कोई गली का कुत्ता ही क्यों ना है, खाना तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाने के लिए काम करना, खाना तो आपको मिलेगा ही, मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, भंडारे चल रहे वहां मिलेगा, कहीं जलसे चल रहे वहां मिलेगा। पर हम खाने के लिए थोड़ा ही कर रहे हैं सब, हमें कुछ खाने से ऊपर की चीज के लिए कर रहे हैं हम ये सब। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो जिसके लिए खाने की व्यवस्था बहुत छोटी रह जाए। हमें अच्छा करना है सबके लिए। यदि आप खुद कुछ सीखोगे जब तो किसी को सिखाओगे। आप बड़े होने के बाद डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीचर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, रेलवे में जॉब करोगे, बैंक में जॉब करोगे, पोस्ट ऑफिस में जॉब करोगे, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करोगे, या कोई अच्छा बिजनेस स्टेबल करोगे। जो भी काम आप करोगे उस काम से आप लोगों का भला ही तो करोगे, या केवल अपना अपना ही भला करना, बस दुनिया का भला करना ना, जिससे दुनिया हमें दुआएं दे और हमारा देश हमारे अच्छे होने से ही अच्छा होगा। ऐसा मत सोचना कि दूसरे सुधरेंगे जब देश सुधरेगा। देश और दुनिया हमारे से सुधरेंगे, हमारे से। यदि हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, और शुरुआत सुधार की हमारे से ही होनी चाहिए। और कोई भी आदमी सुधरता कैसा है, फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम सुधर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है, अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन कर रहा है, तो समझ जाओ वो सुधर रहा है। जैसा मैं एक अध्यापक हूं, मेरा कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देना, सुशिक्षा देना, अच्छी शिक्षा। ठीक है। और आप एक छात्र हो, एक छात्रा हो, एक स्टूडेंट हो, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने अध्ययन पर अपने अध्यापकों द्वारा दिए गए ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, उनका कहना मानें। एक विद्यार्थी के जितने भी कर्तव्य हैं उनका पूर्ण रूप से निर्वहन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे छात्र होंगे।
और मैं एक अच्छा अध्यापक होऊंगा यदि मैं अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। इसी तरीके से हमारे दोनों के अलावा, एक टीचर और एक स्टूडेंट के अलावा भी इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उन्हें सबको भी अपने अपने कार्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करना चाहिए। और यदि वे अपने कार्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमारा पूरा देश बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सुधार जो है वो यहां से होना है, यहां से सुधार दूसरों से नहीं होना है कि दूसरों की तरफ हम उंगलियां उठाते फिरें कि आपने ये गलत कर दिया, उस नेता ने ये गलत कर दिया, इस मंत्री ने ये गलत कर दिया, हमारे सर ने ये गलत कर दिया। आप अपने आप को सुधारो ना। हमें अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, और आपको भी अपने आप को ही सुधारना है। जब ये देश एक दिन अच्छा होगा। किसी के कहने से इस तरह अच्छा नहीं होता है। सुधार जो होगा वो हमारे से ही होगा। ठीक है। और आपको अपना कर्तव्य पता है, मुझे अपना कर्तव्य पता है, इसी तरह सबको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। ठीक है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।